ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे अपन देखेंगे सोलर से संबंधित क्वेश्चंस किस प्रकार के आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा में प्राप्त विकिरण की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है। तो सौर ऊर्जा में प्राप्त विकिरण की मात्रा किस पर निर्भर करेगी। तो सौर ऊर्जा में जो आपको विकिरण प्राप्त होता है, ठीक है, उस विकिरण की मात्रा किस पर निर्भर करेगी। तो जैसे देखेंगे कि आपकी जो सोलर सेल है इसके ऊपर में जो विकिरण आ रहा है ना, ये सूरज है, यहाँ पे इससे विकिरण आ रहा है, तो किस पर निर्भर करेगी कि आपका वायुमंडल साफ है या यहाँ पे बादल है। ठीक है, यदि बादल होंगे तो विकिरण कम हो जाएगा, साफ होगा तो विकिरण क्या होगा आपका ज्यादा आएगा। तो किस पर निर्भर करेगा, वायुमंडल की स्थिति पर निर्भर करेगा। दूसरा, पृथ्वी की गति पर निर्भर करेगा, है ना। पृथ्वी की जो गति होती है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक, और अपनी धुरी पर भी झुकी हुई है 23.5 अंश पे, तो उसके कारण पृथ्वी की गति पर निर्भर करेगा। और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करेगा। भौगोलिक स्थिति मतलब क्या है कि किस अक्षांश पे है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस अक्षांश पे है, तो अलग अलग अक्षांश पे जो कोण होता है वो कोण अलग अलग रहेगा, तो भौगोलिक स्थिति पे भी निर्भर करेगा, यानी कि उपरोक्त सभी पर निर्भर करेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो सूर्य में ऊर्जा किसके कारण से उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय श्रृंखला, नाभिकीय विखंडन, प्रकाश संश्लेषण, नाभिकीय संश्लेषण, तो किसके कारण होती है यहाँ पे ये। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन इसको बोल सकते हैं, फिजन बोलेंगे कि फ्यूजन बोलेंगे। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो नाभिकीय विखंडन होता है क्या इसमें, तो इसमें नाभिकीय विखंडन नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन को क्या बोलेंगे हम, नाभिकीय संश्लेषण लिखा है उसको संलयन भी बोलते हैं, तो नाभिकीय संलयन बोलते हैं और नाभिकीय संश्लेषण भी उसको बोला है यहाँ पे। ठीक, तो याद रखिएगा कि सूरज में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके कारण से उत्पन्न होती है, तो न्यूक्लियस फ्यूजन के कारण होती है। अब न्यूक्लियस फ्यूजन क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन होते हैं, कितने हाइड्रोजन के अणु होते हैं वहां पे 4, तो इसको मिलाने से क्या बनता है, हीलियम का एक नाभिक बनता है। तो हाइड्रोजन के 4 नाभिक को मिला के हीलियम का एक नाभिक बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, नाभिकीय संलयन। और इसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद में देखिए कि जो सोलर सेल है, ठीक है, जो सोलर सेल है, सोलर सेल कितने प्रकार की यहां पे होती है। तो सोलर सेल कितने प्रकार की होती हैं, है ना, 3 प्रकार की सोलर सेल होती हैं। कौन कौन सी होती है, तो एक मोनोक्रिस्टलिन होती है, एक पॉलीक्रिस्टलिन होती है और एक थिन प्लेट होती है ना। उसको मैंने आपको बताया नहीं अभी, मैं आपको कल बल को पढ़ाऊंगा उसको, है ना, कितने टाइप्स की होती हैं। तो याद रखिएगा 3 टाइप की होती हैं सोलर सेल, है ना। इसके बाद में झुकाव कोण का मान यहां पे कितना होता है। तो झुकाव कोण का मान कितना होता है, ठीक है। तो झुकाव कोण मतलब क्या है, सोलर इंक्लाइन एक्शन एंगल। तो सोलर जो है इंक्लिनेशन एंगल का मान या डिक्लाइनेशन एंगल का मान इसको बोलते हैं। तो वो कितना डिग्री होता है यहाँ पे, ठीक, तो 23.5 डिग्री यहाँ पे होता है। यहाँ पे मैंने बताया है सोलर जो कोण होता है इसका मान यहाँ पे कितना होता है, ठीक। तो सौर झुकाव कोण जो है किसको बोलते हैं, वह कोण हो जाए जो पृथ्वी की प्रक्रिया के कारण, पृथ्वी परिक्रमा करती है उसके कारण सूर्य की किरणें और भूमध्य रेखा के बीच में बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोलर डिक्लिनेशन या इंक्लाइन एंगल उसको बोलते हैं, इंक्लिनेशन एंगल उसको बोलते हैं। तो इसका अधिकतम मान कितना होता है, +23.5 डिग्री सेल्सियस। कब होता है ये, 21 जून के आसपास।
और -23.45 डिग्री सेल्सियस 21 दिसंबर के आसपास होता है। ठीक, तो उसी को यहां पे आपको पूछा गया है कि सोलर झुकाव कोण का मान कितना होता है, तो कितना होगा ये 23.45 डिग्री होगा। ठीक, इसके बाद में सूर्य की सतह का औसत तापमान, तो ये आपको याद रखना है, कितना लिखवाया है मैंने आपको, सूर्य की सतह का औसत तापमान कितना होता है 6000 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो सूर्य की सतह का औसत तापमान कितना होता है यहाँ पे 6000 डिग्री केल्विन होता है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद में जो बीम विकिरण होता है, बीम विकिरण को मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो विकिरण जो होगा, विकिरण को मापने के लिए, तो बीम में जो विकिरण होते हैं, दो प्रकार के विकिरण होते हैं। कौन कौन से विकिरण पड़े थे बीम में, सूरज की जो बीम आती है उसमें जो विकिरण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, है ना, एक डायरेक्ट विकिरण होता है और दूसरा क्या होता है, डिफ्यूजन विकिरण होता है। तो दोनों प्रकार के विकिरण होते हैं, तो दोनों प्रकार के विकिरण को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दोनों में से किसी को भी मापना है या दोनों को मापना है तो किसका प्रयोग करते हैं वहां पे, किसका करेंगे, तो ये पाइरहेलियोमीटर, पाइरहेलियोमीटर होता है, इसका प्रयोग यहां पे किया जाता है। ठीक है, तो यदि बोलेगा कि किस मीटर का प्रयोग करते हैं तो पाइरहेलियोमीटर का यहां पे यूज किया जाता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनिथ कोण का पूरक क्या कहलाता है, तो जो जेनिथ कोण है इसका पूरक क्या कहलाता है। ठीक, तो जेनिथ कोण किसको बोलते हैं, तो जेनिथ कोण का मतलब होता है कि जैसे ये कोई सतह है, कोई सतह है, अब यदि ये इसकी ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे लिख ली, ठीक, और सूर्य की किरण यहां पे ऐसे आ रही है, तो इस ऊर्ध्वाधर रेखा और सूर्य की किरण के बीच जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को क्या बोलते हैं, जेनिथ कोण बोलते हैं। ठीक, दूसरा यहां पे जो कोण बन रहा है क्षैतिज के साथ में, इसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, यानी सोलर एल्टीट्यूड एंगल इसको बोला जाता है। ठीक, तो यहां पे हमने पढ़ा है दो पूरक कोण का योगफल कितना होता है 90 डिग्री, तो यदि ये जेनिथ कोण है तो इसका पूरक कोण ये हुआ। ठीक, तो जेनिथ कोण का पूरक कोण क्या होता है यहाँ पे, सोलर एल्टीट्यूड एंगल इसको यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका पूरक क्या होता है यहाँ पे, सोलर एल्टीट्यूड एंगल उसको यहाँ पे बोला जाता है। ठीक, इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे सौर विकिरण स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य का मान लगभग कितना होता है। ठीक है, तो सौर जो विकिरण होता है, सौर विकिरण में क्या क्या चीजें विकिरित होकर आपके पास में आती हैं, तो सौर विकिरण में यदि देखेंगे कि क्या क्या चीजों का विकिरण होता है यहाँ पे, तो इसमें एक होता है पराबैंगनी, क्या होता है, एक पराबैंगनी विकिरण होता है जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं। तो पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है ये होता है 0.1 से 0.4 माइक्रोमीटर। एक होता है दृश्य प्रकाश जिसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, तो दृश्य प्रकाश जो होता है ये लगभग 0.38 या 4 बोल सकते हो राउंड फिगर में, माइक्रोमीटर से लेकर के 0.78 माइक्रोमीटर के लगभग यहां पे होता है। ठीक, और इसके अलावा अवरक्त विकिरण होता है, तो अवरक्त विकिरण जो है वो 0.78 माइक्रोमीटर से 4 माइक्रोमीटर तक होता है। तो इस प्रकार देखेंगे कि जो सौर विकिरण होता है उस सौर विकिरण में, ठीक है, क्या क्या होता है, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश होता है और अवरक्त विकिरण यहां पे होता है। तो हम बोलेंगे रेंज, तो रेंज कितनी हो गई इसकी, तो 0.1 से क्या हो गया 4 माइक्रोमीटर हो जाएगा, तो 0.1 से 4 माइक्रोमीटर ये इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक। इसके बाद में देखिए तो इसके बाद में यहां पे दिया हुआ है कि किस प्रकार के सोलर कलेक्टर की कलेक्टर एफिशिएंसी अधिक होती है। तो किस प्रकार के सोलर कलेक्टर की कलेक्टर एफिशिएंसी अधिक होती है, ठीक है। तो यहां पे फ्लैट प्लेट दिया है। फ्लैट प्लेट यानी कि सोलर जो प्लेट है समतल पे होगी। समतल को क्या बोलोगे? फ्लैट प्लेट। एक होती है पैराबोला, है ना, पैराबोलाइड यानी पैराबोला को क्या बोलते हो आप लोग? अति परवलया। तो है ना, ये सॉरी परवलयाकार होती है। पैराबोला यानी परवलयाकार होती है। पॉलिश सतह होती है, काली रंगी हुई सतह होती है। तो यहां पे देखेंगे कि इस प्रकार से जैसे घर के ऊपर डिस्क लगाते हैं, देखे हो ना, डिस्क इस तरह से लगाई जाती है, डिस्क ऐसे, तो उसकी प्लेट कैसी होती है? ऐसे, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? पैराबोलाइड। तो इसमें क्या होता है कि सूरज की जो किरणें आती हैं वो ऐसे टकरा के क्या होती हैं, एक जगह पर ऐसे केंद्रित होती हैं, ऐसे टकरा के रिफ्लेक्ट यहीं पे होती हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे जो उसकी ऊर्जा है वो ज्यादा केंद्रीकरण होता है। ऊर्जा का केंद्रीकरण क्या होता है? ज्यादा होता है। तो उसमें ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ऊर्जा ज्यादा होने के कारण उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? वहां पे बढ़ जाती है। तो यदि बोलेगा कि किस प्रकार के सोलर कलेक्टर की कलेक्टर एफिशिएंसी अधिक होती है, तो जिसमें ज्यादा ऊर्जा संग्रहित होगी। तो संग्रहित किसमें होगी? यदि वो कैसा होगा? पैराबोलाइड कलेक्टर होगा, ठीक है। तो पैराबोलाइड कलेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी इस तरह की ऐसा डिस्क होती है ना, डिश, जैसे डिश टीवी वगैरह की डिश लगाते हैं, ऊपर देखे होगे, तो उस टाइप का वो होता है। तो जिससे सूरज की किरणें टकरा के वहीं पर रिफ्लेक्ट होती हैं, जिससे ऊर्जा का संकेंद्रीकरण ज्यादा होता है और उसके कारण ऊर्जा ज्यादा होती है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है कितने प्रतिशत हो सकती है? 85% तक हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना होता है? तो पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो कितना होगा, ठीक है। तो ये सबको पता है पृथ्वी अपने धुरी पे कितने कोण पे झुकी हुई है? तो 23.45, कहीं पे लिखा होगा 23.5। तो मैंने बताया था कि ये जो कोण होता है ये कोण हमेशा स्थिर नहीं होता है ना, इस कोण का मान परिवर्तित होता रहता है। तो इसलिए कहीं पे 0.45 लिखेगा, कहीं पे 0.5 लिखेगा। इसके बाद में सोलर सेल की दक्षता सामान्यतः कितनी होती है? तो आजकल जो सोलर सेल आ रही हैं उनकी दक्षता 22% तक भी है और कम में देखेंगे तो यदि 10% तक भी है। तो यहां पे जो पुरानी किताबें दी हुई हैं उस पुरानी किताब में क्या लिखा होगा? या पुरानी सोलर सेल तो बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, उस समय ज्यादा प्रचलन में नहीं था सोलर सेल। तो पुरानी बुक में लिखा होगा 10%, ठीक है। कुछ बुक में लिखा होगा 10 से 15%। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 10 से कितना चल रहा है? 20% चल रही है, ठीक है। तो सोलर सेल की जो दक्षता है, प्रैक्टिकली की बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली सोलर सेल की दक्षता आज की डेट में कितनी है? 10 से 20% की रेंज में है। अब यदि 10 से 20% दिया है उसको आप टिक कर सकते हो। यदि ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा, है ना, कोई एक दिया होगा। तो देखना पड़ेगा आपको कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 10 से 15% है या 10 से 20% है। तो यदि ये नहीं दिया है तो इसको टिक करोगे, ये नहीं दिया है तो इसको टिक करोगे, ठीक है। और ज्यादा बेहतर आंसर क्या है आपका? 10 से 20%। इसको हम क्लेम भी कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि भाई हम आजकल जो सोलर सेल आ रही हैं उनकी दक्षता बढ़ गई है ना। प्रूफ के साथ में उसको हम बता सकते हैं कि ये दक्षता उसकी बढ़ गई। उसके बाद में देखिए सौर विकिरण में अक्षांश कोण का मान कितना होता है? तो पढ़े थे अक्षांश कोण का मान कितना होता है? कितना होता है? डायग्राम बना के आपको बताया था, पढ़ने से थोड़ी मतलब निकलेगा कि भाई आपका तो एग्जाम अभी बोल रहे हो ना, एग्जाम है तो याद तो आपको अभी रखना पड़ेगा। तो अक्षांश कोण मैंने बताया था यहाँ पे कि ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इसको शून्य अक्षांश रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री। यहां से जाते हैं तो क्या बोलते हैं? धनात्मक कोण। यहाँ पे कितना होता है? -90। यहां से आते हैं, है ना, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? -90 डिग्री। तो कितना होता है?
तो -90 डिग्री से +90 डिग्री होता है। ठीक, सैटेलाइट में ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सैटेलाइट जो होती है, सैटेलाइट में ऊर्जा कहां से आएगी? सौर पैनल से आएगी, सौर सेल से आएगी। डीजल जनरेटर सैटेलाइट में यूज कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते ना, कि भाई कौन देगा वहां पे डीजल ले जाके, हैं? कोई दे सकता है क्या वहां पे? नहीं दे सकता ना। थर्मल पावर का यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। ये तो बहुत सरल ऑप्शन बनाया है। तो हम किसका यूज करते हैं? सोलर सेल। देखिए होगा ना, सैटेलाइट जो इस प्रकार से ऐसे सैटेलाइट लेती है, इसके ऐसे पंख निकले हुए रहते हैं, ऐसे ऐसे पंखुड़ियां देखियो ना, इसकी ऐसे निकली हुई होती हैं ऐसे। ठीक, तो इसमें क्या लगा हुआ होता है? यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, इसलिए उसको ऐसा बनाता है। उड़ने के लिए नहीं बनाता है उसको, सोलर पैनल पे बनाता है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे सौर स्थिरांक का मान कितना होता है। तो मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पूछेगा कितना होता है। ठीक, तो मैंने बताया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की वायुमंडल, ये पृथ्वी का वायुमंडल है, वायुमंडल की सतह के ऊपरी पे सूरज है। तो इससे जो विकिरण आता है, तो यहाँ पे प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो सौर विकिरण का मान लिया गया है, उसी को क्या बोलते हैं? सौर स्थिरांक बोलते हैं। और वो कितना लिया गया है? ठीक, 1367 लिखाया हुआ है आप लोग को, है ना। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, मैं बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको आएंगे ही, क्योंकि अब सोलर जो है बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है ना, इसको आप नकार नहीं सकते हो। नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो नए नए क्वेश्चन भी आएंगे, है ना। पाइरानोमीटर क्या मापता है? ठीक है, तो पाइरानोमीटर जो है वो क्या मेजर करता है, क्या मापता है? तो पाइरानोमीटर क्या मापता है? यहाँ पे रेडिएशन को मापता है। तो किस प्रकार के रेडिएशन को मापता है? तो दो प्रकार के रेडिएशन होते हैं। कौन कौन से रेडिएशन होते हैं? डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन। डायरेक्ट रेडिएशन किसको बोलते हैं? कि सौर किरण जो है ना, ये सेल की सतह है यहाँ पे, या पृथ्वी है मान लो, सौर सूरज है, डायरेक्ट इसकी किरण आ रही है, तो उसको क्या बोलोगे? डायरेक्ट रेडिएशन। या फिर यहाँ पे बादल है, धुंध है, धुआं है, धूल है, इससे टकरा के फिर फैल रहा है चारों तरफ, इससे टकरा के फैल रहा है चारों तरफ। देखियो ना, गर्मी के मौसम में क्या होता है, या बारिश हल्का सा कहीं पे धुंध वगैरह आ जाता है, बादल आ जाते हैं कई बार, तो फिर वहां पे इससे टकराता है बादल से, बादल से टकरा के फिर चारों तरफ फैलता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? डिफ्यूज रेडिएशन। तो सीधा आ रहा है तो डायरेक्ट, और बादल बादल से टकरा के फैल रहा है तो क्या बोलेंगे? डिफ्यूज रेडिएशन। तो क्या होता है इसमें? दोनों प्रकार का होता है, डायरेक्ट एंड डिफ्यूज। ठीक है, तो दोनों को मापता है ये। तो पाइरानोमीटर क्या मापता है? डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन मापता है ना। तो ये सब नए नए क्वेश्चन है, आपको पूछेगा एग्जाम में। पाइरानोमीटर क्या होता है? कई लोग को तो नाम भी नहीं पता होगा पाइरानोमीटर क्या होता है। देखेंगे यहाँ पे सौर ट्रैकिंग प्रणाली का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो मैंने सौर ट्रैकिंग के बारे में आपको बताया था। तो सौर ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? सौर ट्रैकिंग का क्या मतलब होता है? सौर ट्रैकिंग का क्या मतलब होता है, बताओ? भूल गए? ट्रैक करना यानी क्या होता है? कोई चीज चल रही है उसका फॉलो करना, उसका अनुसरण करना, उसको ट्रैक करना बोलते हैं। ठीक है, तो सूरज चलता है, सूरज पूर्व दिशा से कहां चले जाता है? ये पृथ्वी है हमारी, ये सूरज है, पूर्व से कहां चले जाता है? तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सूरज जहां भी हो, किरण सीधी सीधी गिरनी चाहिए। ठीक है, किरण सीधी सीधी गिरेगी पैनल पे तो ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, कार्य ज्यादा होगा, है ना। डायरेक्ट रेडिएशन का मान ज्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे? सूरज जैसे जैसे दिन के साथ साथ शाम के समय में ढलता है, यहां आ जाता है, तो ये हमारा सोलर पैनल भी क्या करेगा? उसके साथ साथ गति करेगा, उसको ट्रैक करेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि एक सिंगल एक्सिस होता है, एक डुअल एक्सिस होता है, यानी एक अक्षीय होता है, द्विअक्षीय होता है। ठीक है, तो दो प्रकार के ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पे होते हैं। तो पूछेगा सोलर ट्रैकिंग सिस्टम का यूज क्यों किया जाता है?
तो सोलर ट्रैकिंग सिस्टम का यूज काय के लिए कराते हैं? सेल की दक्षता को बढ़ाने के लिए, आउटपुट पावर को बढ़ाना है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। समझ में आ गया? तो इसके लिए इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? सौर स्थिति के आधार पर, सूर्य की गति के आधार पर, वायुमंडलीय स्थिति के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है? तो सोलर की पोजीशन के आधार पर, ठीक है, ऑन द मोशन ऑफ सन, सन के मोशन के आधार पर, सन की गति के आधार पर, सन किस प्रकार से गति कर रहा है इससे, तो उसकी गति के आधार पर करेंगे। है कि नहीं? समझ में आया? एक सोलर सेल का वोल्टेज सामान्यतः कितना होता है? तो एक सोलर सेल का वोल्टेज सामान्यतः कितना होता है? तो मैंने लिखवाया आपको, ये सब तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आपका आ भी चुके हैं, बल्कि क्या बोलते हैं, उसका एग्जाम हुआ था ना तुम्हारा इसरो वगैरह का, उसके में एग्जाम में आए हैं सोलर सेल की ईएमएफ कितनी होती है। तो सोलर सेल की ईएमएफ मैंने बताया कि सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन का यूज करते हैं। तो सिलिकॉन की कितनी मैंने लिखवाई है? 0.6 से 0.7 लिखाई है। तो यहां पे 0.5 से 0.6 वोल्ट के लगभग यहां पे इसकी क्या होती है? ईएमएफ होती है। ठीक है ना? तो यदि हमको ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो सोलर मॉड्यूल होते हैं। सोलर मॉड्यूल देखे हो आप? एक सिंगल सेल है तो क्या बोलोगे उसको कि ये सोलर सेल है ये। और यदि इन सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते जाएंगे, एक सेल ऐसा ले लिए, एक सेल और ले लिए, ऐसा श्रेणी क्रम में क्या करते जाएंगे, इसको जोड़ते जाएंगे। तो 0.5 0.5 कितना बन गया? यहाँ पे 1 वोल्ट बन गया। तो यदि इस तरह से इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते जाएंगे तो वोल्टेज क्या होते जाएगी आपकी? बढ़ते जाएगी। समझ में आ गया? तो यहां पे इस तरह से देखिए होगे, ऐसे आपको ऐसा डायग्राम दे देगा ऐसे, वो बोलेगा इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसमें सोलर सेल यहाँ पे होती हैं। तो ये जो सोलर सेल होती हैं, इन सभी सोलर सेल को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में इनको जोड़ते हैं। ठीक है? श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या बन जाती है? वोल्टेज। अब ऐसे मॉड्यूल ले लिए, अब मान लो हमको 15 वोल्ट चाहिए। कितनी वोल्ट चाहिए? मान लो आपको 15 वोल्ट चाहिए। तो 15 वोल्ट चाहिए तो कितनी सेल को आपको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा? 30 सेल को, 30 सेल को जोड़ के मॉड्यूल बना लिए। तो 30 सेल का मॉड्यूल बन गया, जो कितनी वोल्ट का हो गया? 15 वोल्ट का हो गया। ठीक है? अब इन सभी मॉड्यूल को हम क्या करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है? तो सोलर सेल को सीरीज में कनेक्ट करके हमने क्या बना लिया? मॉड्यूल बना लिया, सोलर पैनल बना लिया। अब इस सोलर पैनल को हम सीरीज में जोड़ देंगे। तो सीरीज में जोड़ने से क्या बन जाती है? बढ़ जाती है उसकी। तो श्रेणी में जोड़ने से क्या बढ़ जाती है? सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रेणी में जोड़ने से क्या बढ़ जाती है? वोल्टेज बढ़ जाती है। समांतर में जोड़ने से क्या बढ़ जाती है? एम्पियर घंटा दक्षता बढ़ जाती है, एम्पियर आवर दक्षता उसकी, क्षमता उसकी बढ़ जाती है। समझ में आया? तो ज्यादा समय तक ज्यादा पावर आपको वो देगी। ठीक? ये भी बताया था मैंने कि भारत में प्राप्त होने वाले औसत सौर विकिरण की मात्रा कितनी होती है। तो भारत में औसत सौर विकिरण का मान कितना है यहाँ पे? तो ये 6500 से 27000 किलो जूल। केजे मतलब क्या है? किलो जूल। तो इतना होता है ये। ठीक? सोलर हीटर जो है सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? ठीक है? तो हीटर जो है, हीटर क्या करता है? हीट करता है, गर्म करता है। तो सोलर ऊर्जा को क्या वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा? नहीं करेगा। किसमें करेगा? ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, यानी कि थर्मल एनर्जी में परिवर्तित करेगा।
तो सोलर हीटर जो होते हैं, सोलर हीटर का यूज काय के लिए किया जाता है? तो सोलर कुकर होता है एक, तो सोलर कुकर देखे हो, सोलर कुकर सुने हो, नहीं सुने हो? सोलर कुकर जो होता है ऐसा कांच का बना होता है, पूरा ऐसा ऐसा कांच का बना होता है ये, ठीक है। इसके अंदर में खाना, जैसे टिफिन विफिन रहता है ना, उसमें कुकर वगैरह रहता है, तो ऐसे खाना बनाते हैं, दाल चावल वगैरह पकाते हैं, है ना। तो जो उबालने की चीज है, बॉईल करने की, रोटी वोटी नहीं बना सकते, उबालने की जो चीज है उसको इसके अंदर रख दोगे। इसका ऐसा कवर होता है कांच का, उस कवर को बंद कर दोगे, ठीक है। एक रिफ्लेक्टर यहाँ पे लगा होता है, तो सूरज की रोशनी आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके भी जाएगी और सीधी भी जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जो भी पदार्थ है वो गर्म हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा, दाल चावल आप बना सकते हो इसके अंदर में, ठीक है। पानी वगैरह को गर्म कर सकते हो, एक तो ये होता है। दूसरा एक होता है सोलर वाटर हीटर होता है। तो सोलर वाटर हीटर देखे होगे आजकल कई लोगों के छत के ऊपर में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें इस तरह से पाइप लगे होते हैं, ऐसा इस तरह से एक अरेंजमेंट होता है, इसके अंदर में ऐसा पाइप लगे होते हैं, ऐसा ऐसा पाइप लगे होते हैं, और इसके अंदर में पानी वगैरह रहता है। तो सूरज की रोशनी इसके ऊपर गिरती है और पानी को क्या करती है, वो गर्म करती है। तो होटल वगैरह के ऊपर में, बड़े बड़े जो घर होते हैं लोगों के, उनके घरों की छत के ऊपर में इस तरह से लगा हुआ होता है। तो क्या करता है वो, सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो पानी को गर्म कर सकते हो आप वहां पे। फोटोवोल्टाइक सेल का दूसरा नाम क्या है? तो फोटोवोल्टाइक सेल को ही क्या बोलते हैं, पीवी सेल, ठीक। तो पीवी का ही फुल फॉर्म क्या है, फोटोवोल्टाइक है। पीवी सेल यानी क्या होता है, फोटोवोल्टाइक सेल होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सोलर सेल बोलते हैं। तो पीवी सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, सोलर सेल, ये सभी क्या है यहाँ पे, सेम, ठीक। तो फोटोवोल्टाइक सेल, पीवी सेल, सोलर सेल। ड्राई सेल किसको बोलते हो, घरों में जो यूज करते हो, पेंसिल सेल। सेकेंडरी सेल मतलब लेड एसिड सेल वगैरह हो गई। क्षारीय सेल किसको बोलते हो, तो क्षारीय सेल आपकी होती है निकल आयरन सेल एडिशन सेल बोलते हैं उसको, ठीक है। या फिर निकल कैडमियम सेल होती है। तो वो क्षारीय सेल दो प्रकार की होती हैं। बिजली के उत्पादन के लिए सौर सेल में किस प्रभाव का उपयोग किया गया है? तो बिजली के उत्पादन के लिए सौर सेल में किस प्रभाव का उपयोग किया गया है? हीटिंग प्रभाव का करते हैं क्या? किस प्रभाव का करते हैं? फोटोवोल्टाइक प्रभाव का उपयोग करते हैं। तो हीटिंग का नहीं करते हैं, ऊष्मीय का नहीं करते हैं, विद्युत चुंबकीय का नहीं करते हैं, किसका करते हैं? फोटोवोल्टाइक प्रभाव। तो फोटोवोल्टाइक प्रभाव मैंने बताया था कि जो सूरज होता है या प्रकाशीय ऊर्जा, तो है सूरज आ रही है, प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा भी आती है। तो प्रकाशीय ऊर्जा जो होती है वो पैकेट के रूप में होती है। पैकेट, किसके पैकेट होते हैं ये? तो मैंने बताया था फोटोन, फोटोन के पैकेट होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा जो है फोटोन के पैकेट के रूप में आती है, ऐसा माना गया है। और ये जो फोटोन के पैकेट हैं, जब ये सेल से टकराते हैं तो ये फोटोन की ऊर्जा को ये अर्धचालक पदार्थ क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके यहां पे क्या करते हैं, वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है नहीं। तो यहां पे जो फोटोवोल्टाइक प्रभाव है उसका मतलब क्या होता है, फोटोन की ऊर्जा को हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो उसको फोटोवोल्टाइक प्रभाव बोला जाता है, ठीक। तो प्रकाश में उपस्थित फोटोन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना ही क्या है, फोटोवोल्टाइक प्रभाव है। सोलर हीटर की आयु सीमा कितनी होती है? तो सोलर हीटर बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, सोलर हीटर बोल रहा है। तो सोलर हीटर की आयु सीमा कितनी होती है? तो आयु सीमा इसकी काफी ज्यादा होती है, लगभग 15 से 20 वर्ष होनी चाहिए। तो सोलर हीटर की जो आयु सीमा है ये कितनी होगी, लगभग 15 से 20 वर्ष इसकी आयु सीमा यहां पर होती है। तो ये सोलर हीटर है, सेल नहीं है। सोलर सेल की कितनी होती है, सोलर सेल की आयु सीमा कितनी होती है? बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। तो सोलर सेल की मैंने आपको बताई थी 30 वर्ष के लगभग, ये बताया था। मैंने बताया था कि पुरानी बुक में लिखा होगा हजारों साल, पुरानी बुक में क्या लिखा होगा, हजारों साल होती है, लेकिन सोलर सेल की आयु सीमा 30 वर्ष क्यों बोली जा रही है?
तो इसलिए बोली जा रही है कि जो कंपनी सोलर सेल बनाती है, ठीक है, वो कितने वर्ष की गारंटी देती है? 30 वर्ष की। ठीक, तो इसलिए क्या माना गया है? सोलर सेल की आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष। ठीक, अब इसको देखिए, सौर विकिरण में क्या शामिल होता है? तभी तो मैंने लिखवाया था सौर विकिरण में क्या शामिल होता है, लिखवाया था कि नहीं? क्या क्या शामिल होता है? पराबैंगनी विकिरण होता है, ठीक है, अवरक्त विकिरण होता है। अब ये दोनों आ रहे हैं तो उपरोक्त सभी आएगा। तो सौर विकिरण में एक्सरे भी होता है, एक्सरे, गामा रे, एक्स किरणें बोलते हैं ना, गामा किरणें बोलते हैं, तो ये भी सौर विकिरण में होता है। लेकिन हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, ये हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है, यहाँ पे ऊपर में, नीचे हम रहते हैं, यहाँ पे ऊपर वायुमंडल है, नीचे भी वायुमंडल है, और यहीं पे हम रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर में। तो जो सौर से यहाँ पे ये आ रही है एक्सरे और गामा रे, इसको ये वायुमंडल क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, ठीक है, तो वो किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन पराबैंगनी विकिरण को भी अवशोषित करती है ओजोन परत, लेकिन पूरा नहीं कर पाती है। कुछ पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पर पहुंचती है, क्योंकि पराबैंगनी विकिरण क्या होती हैं? बहुत ही डीप पेनेट्रेशन करती हैं, उनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो समझ में आया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा सेल फोटो डिटेक्टर के रूप में काम करता है? तो अभी पढ़े कौन सा सेल होगा? सोलर सेल, ठीक। फोटो डिटेक्टर का मतलब क्या होता है? फोटो डिटेक्टर का मतलब क्या होता है? मतलब प्रकाश ऊर्जा को जो पता लगा लेगा कि प्रकाश ऊर्जा आई है, उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसका पता लगा लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? फोटो डिटेक्टर। तो फोटो डिटेक्टर के रूप में कौन सा सेल जो है वो कार्य करता है? सोलर सेल कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? कैसे पता चल जाएगा कि प्रकाश ऊर्जा है? तो हम एक सोलर सेल ऐसा लगा दिए, कितने टर्मिनल निकल गए इसके? 2 सिरे निकल गए। अब यदि प्रकाश ऊर्जा इसके ऊपर आके गिरेगी, प्रकाश ऊर्जा की तीव्रता यदि ज्यादा होगी तो यहाँ पे ईएमएफ बढ़ जाएगी, यदि प्रकाश ऊर्जा की तीव्रता कम होगी तो ईएमएफ कम हो जाएगी, ठीक। तो उस ईएमएफ को नापेंगे हम कि ईएमएफ का मान कितना है, तो उससे क्या पता चल जाएगी? प्रकाश ऊर्जा पता चल जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम? फोटो डिटेक्टर, ठीक। दूसरा हमने पढ़ा था फोटो डायोड। फोटो डायोड सोलर सेल दोनों तरह से कार्य कर सकती है, फोटो डिटेक्टर भी और फोटो डायोड। तो दोनों में क्या अंतर होता है? तो दोनों में अंतर होता है कि सोलर सेल जो है इसको हम कोई बायसिंग वोल्टेज देते हैं क्या? नहीं देते हैं। फोटो डायोड को हम क्या करते हैं? बायसिंग वोल्टेज देते हैं, है ना। ये फोटो डायोड है, ये इसको हम क्या देते हैं? बायसिंग के लिए वोल्टेज देते हैं। तो फोटो डायोड को कैसे बायस में जोड़ा जाता है? मैंने बताया था, फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े हो ना शाम को। कैसे बायस में जोड़ा जाता है फोटो डायोड को? रिवर्स बायस में, ठीक है। तो सोलर सेल, फोटो डायोड दोनों ही क्या है? प्रकाश पे आधारित हैं, ठीक है। यदि इस फोटो डायोड से रिवर्स बायस हटा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? फोटोवोल्टाइक सेल बन जाएगी। और यदि इसको रिवर्स बायस दे देंगे तो क्या बन जाएगा? ये फोटो डायोड बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फोटो डायोड और सोलर सेल में क्या अंतर होता है? तो फोटो डायोड में रिवर्स बायस वोल्टेज दी जाती है, फोटो डायोड में नहीं दी जाती, सोलर सेल में नहीं दी जाती है, ठीक। या फोटो डायोड की रिवर्स वोल्टेज को हटा लेंगे तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? तो सोलर सेल की तरह व्यवहार करेगा, ठीक। सोलर सेल की ऊपरी सतह के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल की संरचना मैंने आपको बताई थी कि सोलर सेल की संरचना कैसी होती है। तो नीचे में कौन सा अर्धचालक यूज करते हो? पी, ठीक। इसके ऊपर में कौन सा अर्धचालक लगाते हो? एन। फिर उसके ऊपर में क्या लगा होता है? यहाँ पे सिल्वर, सिल्वर लगा होता है। सिल्वर के ऊपर में क्या लगाते हो फिर? ठीक है, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करते हैं, ठीक है, जो कि प्रकाश का अवशोषण करती है, परावर्तन होने से रोकती है। उसके ऊपर क्या लगाते हो? टफन ग्लास, मैंने बताया था, कांच लगाते हैं, जो सेल को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, यांत्रिक सुरक्षा वगैरह, है ना। तो यहां पे देखेंगे कि जो सेल है इसकी ऊपरी सतह के लिए कौन सी सामग्री का यूज किया गया है? पी टाइप, एन टाइप। इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं क्या सेल में? सेल में कहीं इंसुलेटिंग मटेरियल हमने नहीं पढ़ा।
तो किसका यूज करेंगे यहां पे, एन टाइप का यूज करेंगे। ठीक है, सेल में कितनी परत होती है, कितनी लेयर होती हैं, 2 परत होती हैं, 2 लेयर होती हैं इसमें। ठीक है ना। सेल में जंक्शन बॉक्स कहां लगाते हैं, है ना, जंक्शन बॉक्स इसके नीचे में लगाया था। मॉड्यूल होता है ना, मॉड्यूल, तो सोलर मॉड्यूल अभी बताया था ना, सेलों को क्या करते हैं उसमें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो सोलर मॉड्यूल आपका ऐसा है, उसके नीचे साइड में, बैक साइड में, जैसे ऊपर सोलर मॉड्यूल है, नीचे में यहाँ पे जंक्शन बॉक्स होगा। कनेक्शन वगैरह कैसे करोगे, तो सभी को तो श्रेणी क्रम में आपने जोड़ दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ के यहाँ पे कनेक्टर लगा होता है, तो उससे हम कनेक्शन वहां पे करते हैं। जैसे पूछ दिया कि सोलर पैनल में, सोलर मॉड्यूल में जंक्शन बॉक्स कहाँ पे होता है, ठीक है, तो सोलर मॉड्यूल के बैक साइड में, पीछे तरफ होता है। निम्न में से कौन सा सौर विकिरण सबसे अधिक खतरनाक होता है, ठीक है, तो इनमें सबसे अधिक खतरनाक कौन सा होगा, जो सबसे गहराई तक पेनेट्रेशन करेगा, यानी कि प्रभाव डालेगा। और सबसे ज्यादा गहराई तक कौन प्रभाव डालेगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होगी। तो किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है, पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। धूप में जाते हो ना, धूप में जाते हो तो त्वचा को कौन जलाता है, धूप में जाने से त्वचा को कौन जलाता है, पराबैंगनी विकिरण। तो यही विकिरण जो है ये सबसे ज्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। ठीक, तो इसको याद रखिए। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए यहां पे, निम्न में से कौन सा विकिरण सबसे अधिक खतरनाक होता है। फिर से विकिरण पूछा, यहां पे अब अल्फा रे, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, ऐसे करके पूछा है। तो इनमें कौन सा ज्यादा खतरनाक होती है, गामा। तो गामा जो होती है इसकी वेधन क्षमता, वेधन क्षमता मतलब पेनिट्रेशन उसको बोला जाता है, वो सबसे ज्यादा होती है। तो गामा किरणें जो होती हैं इनकी वेधन क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे हम पढ़ते हैं ना कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, परमाणु संयंत्र पढ़ते हो, तो परमाणु पदार्थ से भी क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा निकलती हैं। ठीक है, तो वहां पे इनसे सुरक्षा के लिए हम उपाय करते हैं वहां पे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो सूरज है इससे जो निकलती हैं सबसे ज्यादा खतरनाक किरणें कौन सी होती हैं, तो समझ में आया, तो इसको ध्यान में रखिए। अब इसके बाद में देखिए, सतह परावर्तन को कम करने के लिए फोटोवोल्टाइक सेल पर पतली परत के रूप में कौन सी सामग्री लेपित की जाती है। ठीक है, तो मैंने बताया था फोटोवोल्टाइक सेल पर हम क्या करते हैं, परावर्तन को कम करने के लिए एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करते हैं ना। तो वही बोल रहा है कि एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग जो है वो इनमें से किस पदार्थ की जाती है। ठीक है, तो एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग किसकी करते हैं, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, किसकी करते हैं, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड। तो सोलर सेल में ये हो गया आपका N, नीचे हो गया आपका P, इसके ऊपर में क्या करते हो आप, कोटिंग करते हो, एक परत चढ़ाते हो, है ना, सिल्वर लगाने के बाद में, कनेक्टर लगाने के बाद में सिल्वर का एक परत चढ़ाते हो, एंटी रिफ्लेक्टिंग उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद कांच लगाते हो। तो ही बोल रहा है कि जो एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करते हो वो किसकी की जाती है, तो सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड ही है। तो सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की कोटिंग यहां पे करते हैं। तो पूछेगा
कि जो एंटी रिफ्लेक्टिंग परत है, ठीक है, वो हम क्यों लगाते हैं, उससे लगाने से क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है? तो प्रकाश जो आके टकरा के विकृत नहीं होगा, सेल इसको क्या करेगी, अवशोषित करेगी, तो सेल की जो दक्षता है वो क्या होगी, वहां पे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सौर पैनल क्या है, सौर पैनल क्या है, तो मैंने अभी बताया था, एक होता है सौर सेल, एक होता है सौर सेल, एक होता है सौर मॉड्यूल या पैनल, इसको बोलते हैं सौर मॉड्यूल या सौर पैनल, ठीक। और एक होता है सोलर एरी, ठीक है। तो यहां पे एक सेल है तो उसको क्या बोलेंगे, सौर सेल। सेलों का श्रेणी संयोजन यदि है, बहुत सारी सेलों का श्रेणी संयोजन समांतर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मॉड्यूल में जो है श्रेणी में लगा दी जाती है ऐसे। तो सेलों का श्रेणी संयोजन हो गया, मॉड्यूल हो गया। अब ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल, 1 2 3 4 जितनी आवश्यकता है, इनको हम क्या करेंगे, समांतर में जोड़ देंगे। तो सोलर मॉड्यूल का समांतर संयोजन या श्रेणी संयोजन क्या हो जाएगा, वहां पे सोलर एरी हो जाएगा, ठीक है। विकिरण को डिफ्यूज रेडिएशन कहा जाता है, खालिस्तान विकिरण को डिफ्यूज रेडिएशन कहा जाता है। डिफ्यूज यानी क्या होता है, बिखरा हुआ, फैला हुआ, ठीक है। तो डिफ्यूज किसको बोलते हैं, डिफ्यूज का मतलब कि जो आपका सूरज है, ये सन है, ये बादल आ गए बीच में, धूल के कण आ गए यहां पे बीच में, तो सूरज का प्रकाश अब इसके ऊपर गिरेगा, ये फिर सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, ऐसे चारों दिशा में ऐसा भेजेगा। तो इस तरह से ये विकिरण जो है सीधा न आके ऐसा चारों तरफ फैल जा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रेडिएशन बोलते हैं, ठीक। तो किसको बोलेंगे हम, डिफ्यूज रेडिएशन, जो स्कैटर्ड होता है, यानी कि बिखरा हुआ सौर विकिरण होता है। तो स्कैटर्ड या बिखरा हुआ सौर रेडिएशन उसको बोलेंगे, ठीक, समझ में आया। इसको देंगे विच टाइप ऑफ रेडिएशन रीचेस द सरफेस विदाउट एब्जॉर्प्शन एज स्कैटरिंग, कौन सा विकिरण बिना अवशोषण और प्रकीर्ण के पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, ठीक है। तो कौन पहुंचता है सीधा, डिफ्यूज तो नहीं पहुंचेगा, डिफ्यूज तो फैल जाता है, ठीक। तो कौन सा रेडिएशन सीधा सीधा पहुंचेगा, प्रत्यक्ष या बीम, प्रत्यक्ष या बीम, ठीक है। यानी कि सूरज है और सूरज से सीधा ऐसा ऊर्जा निकल के ये पहुंच जा रही है, तो इसको क्या बोलोगे, प्रत्यक्ष या बीम बोलोगे, समझ में आया। पीवी मॉड्यूल से संबंधित सुरक्षा योग्यता क्या है, तो ये पूछेगा आपको, पीवी मॉड्यूल से संबंधित सुरक्षा योग्यता क्या है, ठीक है। यानी सेफ्टी क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू पीवी, इसका कोड है ये IEC 6173-2, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोलर सेफ्टी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो यहां पे जो IEC है, इसका जो फुल फॉर्म है वो यहां पे क्या है, तो ये इसका फुल फॉर्म यहां पे है, इंटरनेशनल
इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, ये आईईसी का फुल फॉर्म है। ठीक, नोट कर लिए। अब इसके बाद में देखिए समीकरण जो है ये, इसमें सी क्या है, तो ये सी जो है ये क्या है, तो ये समीकरण किसका समीकरण है, तो ये जो समीकरण है ये समीकरण है ऊर्जा का। तो ऊर्जा है E और ये होता है HV, ठीक है। तो यहां पे हम जो V है इसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो V क्या है, यहां पे आवृत्ति है। अब जो ये V आवृत्ति है, अब यदि प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश की आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो जो आवृत्ति होती है और किसी भी तरंग में क्या संबंध यहां पे होता है, तो ये होता है प्रकाश का वेग बटा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। तो ये हो गया प्रकाश का वेग बटा क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य। ठीक, तो ऊर्जा का समीकरण H जो है वो प्लैंक नियतांक होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्लैंक नियतांक इसको बोलते हैं H को। तो H जो है इसको क्या बोलोगे, प्लैंक नियतांक होता है, कांस्टेंट। तो ये ऊर्जा का समीकरण है। तो इसमें यदि V के स्थान पर हम इसको रख देंगे, V क्या है, ये आवृत्ति है, ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति। तो ये क्या होगा, एच सी बटा क्या होगा, लैम्डा। तो C क्या है यहां पे, प्रकाश का वेग है, ठीक है। तो C क्या है यहां पे, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग दिया है क्या यहां पे, नहीं दिया है, तो यहां पे इसको काट दो। वेग की ऊंचाई दिया है, हाइट ऑफ वेलोसिटी, तो यहां पे आपका क्या आएगा, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो समझ में आया सबको। अब इसको देखिए, फ्रॉम द सन द सोलर एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ, सन से जो है जो सौर ऊर्जा है वो किस प्रकार से विकिरित होती है। तो सन से, सूरज से सौर ऊर्जा का विकिरण किस रूप में होता है, तो सूरज से सौर ऊर्जा का विकिरण किस रूप में होता है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा यानी क्या है, सौर ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा है। सौर ऊर्जा में क्या है, आपका जो ऊष्मीय ऊर्जा है। तो ये जो दोनों ऊर्जाएं होती हैं ये कैसी तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश ऊर्जा और सौर ऊर्जा जो है वो विकिरित होते हैं, विकिरण होता है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलेंगे। फोटोवोल्टेइक सेल की धारा घनत्व की परास क्या होती है, मतलब सेल की आपको पूछ रहा है करंट डेंसिटी क्या होती है। तो सेल की करंट डेंसिटी मैंने आपको लिखवाई है, ठीक है, कितनी होती है, तो मैंने आपको लिखवाई है 30 से 40,
लिखवाई होगी मैंने 30 से 40, ठीक है, मिली एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। सोलर सेल की मैंने आपको पावर लिखवाई होगी कि सोलर सेल की पावर कितनी होती है, शक्ति लिखवाई है सोलर सेल की पावर, तो वो भी कितनी होती है, 1 वॉट होती है। इकाई सेल को लेते हैं यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं, ठीक। तो यहां पे कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसमें, तो 20 से 40 मिली एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना इसका ऊर्जा घनत्व होता है। ठीक, इसके बाद में देखिए, द लेस आइसोलेशन अकर्स व्हेन द सन इज, तो कब आइसोलेशन बोल रहा हूं, सॉरी, इंसोलेशन, लेस इंसोलेशन अकर्स व्हेन द सन इज, इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, तो विकिरण, ठीक है। तो जो है कम विकिरण जो है वो कब प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि जो कम विकिरण है, कम सौर विकिरण कब प्राप्त होगा आपको, रात में प्राप्त होगा, है कि नहीं। तो एट नाइट। अधिक कब प्राप्त होता है सौर विकिरण, तो जब सूरज ऊपर रहेगा, है ना, आपके ठीक ऊपर रहेगा, तो उस समय सौर विकिरण क्या होगा, सबसे ज्यादा प्राप्त होगा, ठीक। दोपहर को सबसे ऊपर रहता है, सर के ऊपर रहता है ना, तो उस समय सौर विकिरण का मान सबसे ज्यादा होता है, ठीक। तो इस तरह के ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद में देखते हैं यहां पे अपन कि जो हमारी सोलर सेल हैं, सोलर सेल के प्रकार कितने होते हैं, है ना, तो उनके प्रकार वगैरह के बारे में यहां पे देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कहां तक देखा था, उसमें सोलर में दक्षता वगैरह देख लिए थे, क्या पढ़े थे लास्ट में, दिखाओ कॉपी। फिल फैक्टर हो गया था, ठीक। तो फिल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोलर सेल में, है ना, कि फिल फैक्टर का मान कितना होना चाहिए आदर्श स्थिति में, 1 या 100% होना चाहिए। व्यवहारिक स्थिति में कितना होता है वो, 0.7 से 0.8, है ना। तापक्रम का प्रभाव देखे थे सोलर सेल पे, तापक्रम बढ़ने से क्या होता है, उसकी वोल्टेज घटती है और दक्षता क्या होती है, वो भी घटती है। पहले यहां पे देखते हैं सोलर सेल के जो प्रकार हैं, फिर उसके बाद में उसका मॉड्यूल, जंक्शन बॉक्स वगैरह के बारे में देखेंगे, ठीक। तो यहां पे देखिए सोलर सेल के प्रकार, तो सोलर सेल के प्रकार, तो सोलर सेल जो होती है इसमें एक होता है मोनोक्रिस्टलिन, ठीक। तो मोनोक्रिस्टलिन लीन कर देते हैं, मोनोक्रिस्टलिन सेल, तो उसमें लिख लेना 3 प्रकार की होती हैं, यहां पे ऐसे लिख लेना, ये 3
प्रकार की होती हैं। तो सोलर सेल जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है मोनोक्रिस्टलिन सिलिकॉन सेल। सिलिकॉन क्यों लिख रहा हूं, जिससे याद रहे कि ये किसकी बनाई जाती है, सिलिकॉन की बनाई जाती है। दूसरी होती है पॉलीक्रिस्टलिन। पॉलीक्रिस्टलिन सिलिकॉन सेल, ये भी सिलिकॉन की बनाई जाती है। इसके बाद में एक होती है थिन फिल्म। तो ये सिलिकॉन की नहीं बनाई जाती है ना, थिन फिल्म। सोलर सेल। तो थिन फिल्म को क्या बोलेगा, पतली झिल्ली। ठीक है, तो थिन फिल्म को क्या बोल देगा, पतली झिल्ली। तो जैसे मैं बताया कि इसका जो निर्माण है वो किससे बनाया जाता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन से निर्मित होती है। तो सबसे ज्यादा मैंने बताया था उस दिन में 95 या 90% जो है सेल में किसका यूज किया जाता है, सिलिकॉन का। तो इसलिए बोलेगा सोलर सेल किसकी बनाई जाती है, यदि एक ही को चुनना है तो किसको चुनोगे, सिलिकॉन को। सिलिकॉन से निर्मित होती है भी। ये जो है ये सिलिकॉन से निर्मित नहीं होती है। तो ये किससे निर्मित होती है, तो ये निर्मित होती है अमॉर्फस, अमॉर्फस, या ऐसे लिख देता हूं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, अमोर्फस सिलिकॉन। तो अमॉर्फस सिलिकॉन की बनाई जाती है, या फिर यूज करते हैं कैडमियम टेलुराइड। कैडमियम टेलुराइड, या फिर यूज करते हैं, मैंने लिखवाया था आपको, कॉपर, है ना, मैं लिख रहा हूं इंग्लिश में, कॉपर, इंडियम, गैलियम, और गैलियम के बाद में सेलेनाइड। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CIGS। तो CIGS की ये बनाई जाती हैं, तो इनसे निर्मित होती है। तो इनसे ये बनाई जाती है, इनसे इनका निर्माण जो है वो यहां पे किया जाता है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे यहां पे कि दक्षता की यदि बात करें तो इसकी होती है उच्च दक्षता। तो मैंने बताया सबसे ज्यादा दक्षता इसी की है, जो कि 20 से 24% है। तो इसलिए मैंने बोला आप क्लेम भी कर सकते हो, यदि दक्षता की बात बोलेगा तो आप क्लेम कर सकते हो कि जो ये सेल है मोनोक्रिस्टलिन, इनकी दक्षता कितनी है, 20 से 24% है। इनकी जो है मध्यम दक्षता है, मध्यम दक्षता। तो इसकी दक्षता है 15% से 17%। और इसकी जो दक्षता है निम्न है, तो निम्न दक्षता
तो इसकी जो दक्षता है वो 7 से 13% है। तो आगे ना देखो 10 से आपके 20 के रेंज में। इसके बाद में देखेंगे सबसे महंगी कौन सी है, तो सबसे महंगी यही है, सबसे महंगी सेल यही है, और ये कम महंगी है, और ये सस्ती है। इसका प्रयोग कहां करते हैं? घरों में, ठीक है। तो घरेलू संस्थापन, आजकल जो घरों के ऊपर लगाए जा रहे हैं उसमें इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक। इसका जो यूज करते हैं बड़े संस्थापन में, इंस्टॉलेशन में, जहां पे बजट महत्वपूर्ण होता है, जहां बजट महत्वपूर्ण होता है, पैसा ज्यादा नहीं है, बजट महत्वपूर्ण है, तो वहां पर इसका यूज करेंगे, ठीक। और इसका जो यूज करते हैं वो छोटे सोलर संस्थापन, छोटे सोलर संस्थापन मतलब क्या हो गया? जैसे लैंप पोस्ट होता है, लैंप पोस्ट, तो उसके ऊपर लगा सकते हो आप, घड़ियों में, कैलकुलेटर में, तो ऐसी जगहों पर इसका प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है सोलर सेल में। अब इसके बाद में सोलर सेल किसको बोलेंगे? सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल किसको बोलेंगे? और सोलर एरे किसको बोलेंगे? एरेज। तो मैंने बताया एक यदि इकाई सेल है तो उसको क्या बोलेंगे? सोलर सेल। तो इकाई सौर सेल को सोलर सेल कहते हैं। तो इकाई सौर सेल को क्या बोलते हैं? सोलर सेल बोलते हैं। सोलर सेल तो उसको बोलेंगे सोलर सेल के समूह को
सोलर पैनल बोलते हैं। ठीक, तो यहां पे श्रेणी में जोड़ सकते हो, समांतर में जोड़ सकते हो। तो श्रेणी संयोजन क्या करेगा, वोल्टेज बढ़ाएगा। और जो समांतर संयोजन है ये एम्पियर घंटा दक्षता बढ़ाता है कि नहीं। सोलर एरी किसको बोलेंगे, तो सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल का समूह सोलर एरी कहलाता है। तो सोलर एरीज का यूज काय के लिए करते हैं, जब हमको ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे उच्च वोल्टेज उच्च धारा उच्च शक्ति, कौन सी, विद्युत शक्ति प्राप्त करने हेतु। तो इसके लिए इसका जो प्रयोग है वो यहां पे किया जाता है। तो ये आपको यहां पे इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो मॉड्यूल किसको बोलते हैं, समझ में आ गया ये। तो मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, सोलर सेलों को कैसे जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और उसके कितने सिरे निकलेंगे फिर आपके पास में, 2 सिरे निकलेंगे, है ना। तो अब उसमें डायग्राम यदि बना के देगा तो डायग्राम कैसे देगा, समझ में आ रहा है आपको। ऐसे पूछेगा, ये ऐसा डायग्राम देगा और बोलेगा कि ये क्या है, ये किसको दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है किसको, सोलर सेल को। ये सोलर सेल है। अब यदि इसके सोलर सेल के इस तरह से सब ग्रुप बना देगा, ठीक है, तो बोलेगा कि ये क्या है। तो यदि इस तरह से डायग्राम दिया है, तो ये क्या है बोलेगा, तो ये सोलर मॉड्यूल है, सोलर पैनल है ये। और यदि इस तरह से डायग्राम दे दिया है,
और बोलेगा ये क्या है, तो ये क्या है, सोलर एरे है। तो एक सेल, सोलर सेल का समूह मॉड्यूल, और मॉड्यूल का समूह क्या कहलाता है, एरे। ठीक। इसके बाद में हो गया, नोट कर लिए। तो सोलर मॉड्यूल की जो रेटिंग है वो किस किस प्रकार से दी जाती है, तो पीवी मॉड्यूल की रेटिंग। तो पीवी मॉड्यूल की जो रेटिंग है, अपन पढ़े थे उसकी ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट याद है, और उसकी अधिकतम पावर रेटिंग पढ़े थे, उसके आधार पर की जाती है। तो हम बोलेंगे कि इसकी रेटिंग 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम व 1000 वॉट प्रति वर्ग मीटर विकिरण मानक पर खुला परिपथ वोल्टेज लघु परिपथ द्वारा और उच्चतम शक्ति के द्वारा दी जाती है। ठीक, तो सोलर मॉड्यूल की कितनी ओपन सर्किट वोल्टेज है, उसकी कितनी शॉर्ट सर्किट करंट है, और उसकी उच्चतम शक्ति कितनी है। तो यहां पे किस पे मानक पे लिया जाता है, ये 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे। मैंने बताया था सोलर सेल का सबसे ज्यादा वोल्टेज किस तापक्रम पे देती है, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किस तापक्रम पे होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तापक्रम बढ़ने से उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है ना, दक्षता घट जाती है, वोल्टेज घट जाती है। ठीक है, दूसरा यहां पे देखेंगे इसकी मानक परीक्षण की शर्त क्या होती है। सौर सेल के मानक परीक्षण
की शर्त। तो इसके मानक परीक्षण में 3 शर्तों को शामिल किया गया है। तो हम कैसे बोलेंगे कि हमारी सेल अच्छी है ना, या हमारी सेल खराब है? तो कुछ तो बताओगे भाई, इस सेल में यह दिक्कत है, इस सेल में यह दिक्कत है ना। तो इसके लिए 3 शर्तों को यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो हम बोलेंगे कि इसके मानक परीक्षण की 3 शर्तें होती हैं। तो पहली यहां पे है प्रदीप्ति। प्रदीप्ति को यहां पे बोला गया है इरेडियंस। इरेडियंस। तो जो प्रदीप्ति है वो कितनी होनी चाहिए, जो अभी हमने यहां पे लिखा, ठीक है। तो यहां पे सेल की सतह पर आपतित, सेल की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का मान 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। तो जब सेल का हम परीक्षण करेंगे तो उस समय ठीक उसकी सतह पर जो प्रकाश आएगा उसका जो मान है वो इससे कम होना नहीं चाहिए। समझ आए? दूसरी शर्त यहां पे है वायु का द्रव्यमान कितना होना चाहिए। तो दूसरा उसमें है वायु का द्रव्यमान। तो जब सेल का परीक्षण करोगे तो उस समय वायु का जो द्रव्यमान है वो 1.5, ठीक है। तो यहां पे ऐसे बोल सकते हैं कि जिस वायु से सूर्य का प्रकाश गुजर कर आता है उसका द्रव्यमान ठीक है 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए, या होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे सेल का तापमान। तापमान मैंने आपको लिखवाया है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये मानक है सेल का तापमान। तो ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये 3 मानक यहां पे माने गए हैं। ट्वेंटी लिखवाया था कि 25 लिखवाया था, दिखाओ मेरे को। 25 याद है।
कहाँ पे? तापमान 25 होगा, मेरे ख्याल से गलती से 20 लिया। उसके ऊपर देखो ना क्या लिखा है, 25 डिग्री सेल्सियस पर लिख रहे हैं ना, सोलर सेल की परफॉर्मेंस क्या होती है, सबसे बेहतर होती है, लिखे ना, तो वो 25 ही होगा। वो 20 को सुधार लो उसको, हो सकता है मैंने गलती से 20 बोल दिया होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे सोलर सेल की परफॉर्मेंस क्या होती है, सबसे बेहतर होती है, तो 25 ही होगा। अब मॉड्यूल में सेल की संख्या कितनी हम रखेंगे? दक्षता तो मैंने आपको बता दी, दक्षता किसको बोलोगे, मॉड्यूल की दक्षता किसको बोलोगे, मॉड्यूल की दक्षता या सेल की दक्षता किसको बोलोगे? तो मॉड्यूल की दक्षता या सेल की दक्षता क्या बोलोगे, कितना प्रकाश उसके ऊपर गिर रहा है, ठीक है, और उसमें से कितना वो क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है, ठीक है। तो हम बोलेंगे अवशोषित, अवशोषित यानी क्या हो गया, ये इसी से विद्युत ऊर्जा मिलेगी आपको, है ना, ये आउटपुट हो जाएगा। अवशोषित प्रकाश की मात्रा या ऊर्जा बोल सकता है, ऊर्जा की मात्रा, है, प्रकाश ऊर्जा ही है। और आपतित, आपतित यानी उस पर गिरने वाला प्रकाश की मात्रा। तो आपतित प्रकाश की मात्रा, तो अवशोषित प्रकाश की मात्रा और आपतित प्रकाश की मात्रा, तो दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, इसकी दक्षता कहलाएगा। ठीक है, तो मंडे या ट्यूसडे को देखूंगा आप लोग को, उसका करवा दूंगा, ईवी का बोल रहे हो ना, उसका करा दूंगा, अलग से निकालना पड़ेगा उसका टॉपिक है, टॉपिक निकाल के उसको अलग से करा दूंगा। अभी ये सोलर सेल पढ़ लो। अब यहां पे यदि बोलेगा कि सौर जो आपतित प्रकाश है, तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो कितना है, 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और उसमें से अवशोषित कितना हो रहा है, यदि 100 हो रहा है, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी दक्षता कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10% हो जाएगी। समझ में आ गया ना, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा। दूसरा इसमें देखेंगे यहाँ पे कि इस मॉड्यूल में सेल की संख्या कितनी होगी। तो मॉड्यूल में सेलों की संख्या, तो बेसिकली हम क्या मानेंगे कि जो सोलर सेल है ना, उसकी वोल्टेज कितनी है, तो 0.5 से 0.6, तो हम मानेंगे कि उसकी वोल्टेज कितनी है, 0.5। तो हम मान लेंगे कि सेल की वोल्टेज, सेल की वोल्टेज 0.5 वोल्ट मानकर, ठीक है, आवश्यक वोल्टेज के लिए
सेलों की गणना करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपको जो सेल हैं उनकी संख्या पूछ रहा है, तो सेलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो मॉड्यूल की वोल्टेज, मॉड्यूल की वोल्टेज बटा एक सेल की वोल्टेज। तो जैसे मॉड्यूल आपको 12 वोल्ट का चाहिए, एक सेल की वोल्टेज इतनी है, तो कितनी सेल लगेंगी, 24 सेल लगेंगी। ठीक है, तो जो मॉड्यूल बनाए जाते हैं वो 12 वोल्ट है, 36 वोल्ट है ना, 24 वोल्ट है, तो अलग अलग वोल्टेज के लिए मॉड्यूल बनाए जा सकते हैं। ठीक, अब यहां पे इसका जो जंक्शन बॉक्स होता है, सोलर सेल का जंक्शन बॉक्स, तो सोलर सेल का जो जंक्शन बॉक्स है ये कहां रहता है, तो मैंने बताया कि सोलर पैनल के पीछे साइड में। कहां रहता है, सोलर पैनल के पीछे। तो सौर सेल का जंक्शन बॉक्स, जंक्शन बॉक्स क्यों यूज करते हैं समझ में आ रहा है, बाहरी परिपथ को जोड़ने के लिए, है ना, इसका यूज करते हैं जंक्शन बॉक्स का। तो सौर पैनल का जंक्शन बॉक्स मॉड्यूल के पीछे की ओर होता है। इसमें 4 कनेक्टर लगे होते हैं, है ना, तो इसमें कितने कनेक्टर लगे होते हैं, यहां पे 4 कनेक्टर लगे होते हैं। तो 4 कनेक्टर इसमें यहां पे लगे हुए होते हैं। अब ये जो है जंक्शन बॉक्स किस प्रकार का यहां पे होना चाहिए, तो जंक्शन बॉक्स जो है यह जलरोधी, जलरोधी को क्या बोलोगे, वाटर प्रूफ। अग्निरोधी, अग्निरोधी को क्या बोलोगे, फायर प्रूफ। तो जलरोधी होना चाहिए, ठीक, अग्निरोधी होना चाहिए, मौसम प्रतिरोधक होना चाहिए, यानी मौसम का उसके ऊपर में प्रभाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता चला बारिश के मौसम में जंग लग गया, है ना, ऐसा उसमें दिक्कत वहां पे नहीं आनी चाहिए। उच्च तापमान सहन करने वाला होना चाहिए, उच्च तापमान व आर्द्रता प्रतिरोधी होना चाहिए, तथा यूवी, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी प्रतिरोधी होना चाहिए। तो ये सब
के प्रभाव से वो मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से ये सोलर सेल यहाँ पे है। तो आज इतना ही देखते हैं अब, है ना, बाकी कल देखते हैं आगे। इसमें शाम को लगेगी आज क्लास, कल क्या यहाँ थे पार्टी थे ना, बाजा वाजा बजा रहे थे तो डिस्टर्ब हो जाते हैं।